प्रिय बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 12th क्लास के सोशियोलॉजी का दूसरा चैप्टर क्लियर करा दिया है, जिसका मैं आज एक प्रश्न उत्तर कराऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको आज एक क्वेश्चन तैयार कराती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, जिसका प्रश्न है जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है, आर्थिक और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। भारत एक युवा जनसंख्या वाला देश है। भारत के लोगों की आयु का औसत अधिकांश देशों से कम है, मतलब भारत अनेक देशों से आयु संरचना में कम है। भारत की जनसंख्या की अधिकांश आबादी 15 से 64 वर्ष की आयु वाले लोगों की है। जनसंख्या की आयु संरचना यह दर्शाती है कि कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु वर्ग वाले लोगों का अनुपात क्या है। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत जो 1971 में 42% था, घटकर 2011 में 31% हो गया। इस अवधि में 15 से 64 वर्ष की आयु वाले लोगों का प्रतिशत 53% से बढ़कर 63.7% हो गया। दयनीय चिकित्सा सुविधाओं का विकास, विभिन्न प्रकार के रोगों पर काबू पाने के बाद जीवन प्रत्याशा में वृद्धि इत्यादि ने देश की आयु संरचना को परिवर्तित किया है। जनसंख्या की आयु संरचना को निम्नलिखित समूहों में रखा गया है, जैसे 0 से 14 वर्ष बच्चे, 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या, जिसको हम युवा जनसंख्या भी कहते हैं। 60 से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। इसके आयु संरचना किसी भी भौगोलिक क्षेत्र जैसे राज्य या देश की जनसंख्या की आयु को दर्शाता है। इसे आयु संरचना कहा जाता है। आयु संरचना को हम सारणी द्वारा समझेंगे। निम्नलिखित सारणी से भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना को समझ सकते हैं। जैसे वर्ष 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 से ऊपर प्लस वृद्ध लोग, कुल जनसंख्या। तो 1971 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या थी 42%, जो 2011 में 29% रह गई और 2026 तक 23% होने की संभावना है। इससे यह व्यक्त होता है कि हमारे भारत देश में जन्म दर में गिरावट हुई है। स्रोत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या प्रेक्षक विषय तकनीकी समूह के आंकड़ों 1996 और 2006 पर आधारित है। यह सारणी यह प्रदर्शित करती है कि कुल जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत जो 1971 में उच्चतम 42% था, 2011 में घटकर 29% हो गया, जो 2026 तक 23% हो जाने का अनुमान है। इससे जन्म दर में गिरावट आ रही है। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न उपायों तथा पोषण के कारण जीवन की प्रत्याशा बढ़ी है। यह आर्थिक विकास तथा समृद्धि के कारण ही संभव हुआ है। परिवहन नियोजन की आवश्यकता को अब समझा जाने लगा है। इससे पहले मैंने जो पहली वीडियो है उसमें चैप्टर कराया है, तो उसमें अच्छे से बताया है परिवहन नियोजन की क्या आवश्यकताएं थी। तो परिवहन नियोजन की आवश्यकता को अब समझा जाने लगा है। जन्म से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के प्रतिशत में गिरावट यह प्रदर्शित करती है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उपयुक्त ढंग से कार्यान्वयन हुआ है।
भारत के सामाजिक सांस्कृतिक भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन तथा आर्थिक समृद्धि के कारण जनसंख्या की संरचना एक सकारात्मक युवा भारत की तरफ उन्मुख हो रही है। जो पराश्रित अनुपात घट रहा है, पराश्रित का मतलब है जो लोग दूसरों पर आश्रित रहते थे, तथा कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक समृद्धि का संकेत दे रही है। आर्थिक विकास तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार ने जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की है तथा जनसंख्या की संरचना में भी परिवर्तन किया है। उच्च शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर जिसका कारण था निम्न आर्थिक स्थिति, निर्धनता आदि में समृद्धि रही है, ने जनसंख्या की आयु संरचना को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो मैंने आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। कैलेंडर की परीक्षाएं 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप इस ठंड में कृपया करके रजाई में बैठकर ना पढ़ें, क्योंकि रजाई में बैठते ही हमको नींद आने लगती है और मखमल का बिस्तर होता है हमारा गुदगुदा, इसलिए हमको जल्दी से नींद आ जाती है। बच्चे सोचते हैं चलो कुछ नहीं, ठंड पड़ रही है तो थोड़ा रजाई में बैठ के पढ़ लेते, लेकिन नहीं, रजाई में बैठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही हम रजाई में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए बस, फिर वो हमको तुरंत नींद आने लगती है। इसलिए हमको पढ़ाई लकड़ी की टेबल और लकड़ी की कुर्सी पर बैठ के करनी चाहिए, जिससे हमको नींद नहीं आएगी और अच्छे से पढ़ाई की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हमको 5-6 घंटे पढ़ना है, अगर पढ़ाई की जाए तो 1 घंटे में ही अच्छी पढ़ाई हो सकती है। बस दिमाग खोलकर पढ़ाई कीजिएगा, इधर उधर ना भटकाइएगा। जब आप पढ़ाई करें तो अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें, ताकि जब बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न उत्तर हम जब करते हैं तो हमको प्रश्न नहीं लिखना है, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, इससे समय निकल जाता है। तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन आया खंड का प्रथम प्रश्न पहला, खंड का प्रश्न पहला, फिर यहाँ लिखना है उत्तर, उसका जो हेडिंग डालनी है वो हेडिंग डाल दें, उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। हम कुछ बच्चे होते हैं कि प्रश्न लिखेंगे कॉपी भर जाएगी तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न लिखने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हमको प्रश्न इस तरह से लिखना है, खंड का प्रथम प्रश्न और फिर उत्तर, फिर यहाँ हेडिंग, और फिर उसके बाद से हमें लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि आप कॉपी तो भरनी है, कुछ भी कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उसको समझते हुए हमको अच्छे से लिखना है। लेकिन हाँ, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सब अच्छी तरीके से करना है। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में पढ़ाई कैसे की जाए, तो देखो ठंड तो कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। सर्दियाँ गर्मियाँ ये तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी का एक ही बहुत अहम हिस्सा होता है। एग्ज़ाम के बाद ही हम अगली क्लास में आ पाते हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हम उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। और पढ़ाई अच्छे से करनी है आप लोगों को, सिर्फ एक मकसद लेके पढ़ाई कीजिएगा। आपने बुजुर्गों से, अपने बड़े लोगों से सुना होगा कि जब हम पहले पढ़ते थे तो जब हमको नींद आती थी तो हम अपनी एक तरीका अपनाते थे, शायद आप लोगों ने सुना हो। लेकिन देखो वो पता है क्या करते थे, जैसे वो पढ़ने बैठे, उनको नींद ना आ पाए, पहले वो पुराने जमाने में जो खुटी हुआ करती थी घरों में, तो वो पता है क्या करते थे, जो चोटी होती थी या बड़े बाल होते थे तो उनको रस्सी से यहाँ बांधा, पढ़ने बैठ गए मतलब, और यहाँ बांधा और उस खुटी में बांध दी रस्सी, और जैसे ही हमको नींद आती है तो हमारा शरीर, हमारा जो होता है ऐसे झुक जाते हैं, जैसे नींद आती है तो हम जैसे ही झुकते हैं तो
वो खिंच जाती थी, तो उससे दर्द होता था, तो हमको लगता था कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो हमारी क्या नींद खुल जाती थी। तो नींद खुल जाने के बाद फिर हमें पढ़ाई करने में दिमाग लगता था। फिर जब नींद आई तो वही प्रक्रिया अपनाएगी। इसीलिए आजकल के बच्चे ना पढ़ाई कम, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं। तो माँ बाप बेवकूफ नहीं बनते, इससे बेवकूफी आपकी है, आपका नुकसान हो रहा है। माँ बाप तो अपना फर्ज कर रहे हैं अदा, लेकिन आप अपने प्रति क्या अदा कर रहे हैं वो आप और आपका खुदा जानता है। आप अपने प्रति अच्छा कर्म कीजिए तो आपकी उन्नति है। सोचो आप पढ़ने बैठे और मोबाइल है आपकी कॉपी के बीच में, तो माँ बाप आए, देख रहे हैं हाँ बच्चा पढ़ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, जैसे पापा निकले हाँ पढ़ रहे हैं, मोबाइल छुपा लिया, और पापा निकल गए, उसके बाद क्या देखा, मोबाइल देखने लगे। तो इससे पापा जी का कोई नुकसान नहीं है, ना माँ बाप का कोई नुकसान नहीं है, इससे नुकसान है आप लोगों का। इससे आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को कभी धोखा मत दीजिए। बहुत से बच्चे होते किताब खोल के बैठ जाते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है, लोगों को लगता है पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में खुद को धोखा देना होता है, दूसरों को धोखा देना नहीं होता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न उत्तर कैसे लिखने हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सर्दियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका ये बहुत ही अहम जिंदगी का हिस्सा होता है बोर्ड एग्जाम। इसके लिए बहुत से बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं होंगी और हम अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।